हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए अभी अभी आपका 18 सितंबर को नर्मदा एंड कल्चर का क्लास 2 का पेपर खत्म हुआ है, ठीक है। और दो पेपर आपके ऑन द वे लगे हुए हैं। कब? जनवरी में। कौन कौन से? रोड एंड बिल्डिंग क्लास 1 का पेपर 22 जनवरी को और 29 जनवरी को रोड एंड बिल्डिंग का क्लास 2 का पेपर लगा हुआ है। अब बात यह की है सर कि अगर अभी वाली स्ट्रेटेजी को ही फॉलो किया तो हो सकता है जैसा नर्मदा में हाल हुआ है हमारा कि हमारा पेपर निकलने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, यही हाल हमारा रोड एंड बिल्डिंग में भी रहेगा। तो सर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें ताकि हमारा पेपर निकल पाए? कब? जनवरी के रोड एंड बिल्डिंग के क्लास 1 एंड क्लास 2 एग्जाम में, ठीक है। तो काफी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैं सोचा यार इस पे आप लोगों के लिए ना एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो बना देता हूं ताकि आप सबको समझ में आए कैसे हमें अपने टाइम को सेट करना है, कैसे हमें हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और कैसे हमें इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपने पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर लेना है ताकि हमारा सिलेक्शन गारंटीड हो जाए जनवरी वाले एग्जाम में, ठीक है। तो करना क्या है भैया, इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरा फटाफट से, क्योंकि फिर से जीपीएससी से रिलेटेड काफी वीडियोस आपके लेके आने वाला हूं। सिमिलरली गेट से रिलेटेड वीडियो भी लेके आने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। और फटाफट से भैया बेल बटन की घंटी बजा दो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए तो भैया पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस क्या क्या है आपका, उसके बाद बात करते हैं कि भैया क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। देखिए ये आपका नॉन टेक का सिलेबस है जिसमें आपको नॉन टेक का पूरा पोर्शन कवर किया गया है, ठीक है। नॉन टेक में जनरली मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काफी पढ़ चुके हो, नर्मदा के पेपर में पूरा पढ़ चुके हो। तो अब करना क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे उन लोगों को हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं, 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हमने सारे सेट में से, और बच्चा उनको लगा के अपनी प्रैक्टिस काफी अच्छी कर लेता है। तो तुम लोगों को भी यही बोलता हूं भाई, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे जितने क्वेश्चन नॉन टेक सॉल्व करोगे ना उतना फायदा है आपको पेपर के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ आप ऑलरेडी चुके हो नर्मदा के पेपर में पूरा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन आपको मेजर रहेगा इस पेपर में। तो सर टेक्निकल पोर्शन में कौन कौन सब्जेक्ट कवर रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो बाकी सब्जेक्ट तो एज सच कॉमन ही है जैसा आपके नर्मदा के पेपर में था, ठीक है। रोड एंड बिल्डिंग के पेपर में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, नर्मदा के पेपर में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि जो क्वेश्चन उसने आपसे पूछे हुए ट्रांसपोर्टेशन से उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे ब्रिज इंजीनियरिंग सिलेबस में इंक्लूड होता है, किसमें? नर्मदा एंड कल्चर में। यहां पे रोड एंड बिल्डिंग में ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा इंक्लूड होता है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिलेबस है जो कि इंक्लूड होता है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है रोड एंड बिल्डिंग एग्जाम में। नाउ यहां पे बहुत मेजर चेंजेस किए जीपीएससी ने इस बार, जो काफी बच्चों को पता नहीं है। क्या भैया, आपका एनवायरमेंटल जो पहले इंक्लूड नहीं था रोड एंड बिल्डिंग के पेपर में, अब उसको भी इंक्लूड कर दिया है इनने सिलेबस में। कहां पे है देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग दोनों को कंसीडर किया गया है रोड एंड बिल्डिंग के पेपर में। तो अब आपसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को इस पर्टिकुलर पोर्शन से हटा दिया गया है, ठीक है। रोड एंड बिल्डिंग के सिलेबस में से हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को हटा दिया गया है जो पहले सिलेबस का पार्ट हुआ करता था। तो अब जितना वेटेज नियरली आपका हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का होता था उतना ही वेटेज अब आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। तो ये एक मेजर चेंज था किसके सिलेबस में, रोड एंड बिल्डिंग के सिलेबस में, कि एनवायरमेंट को इंक्लूड कर दिया है और हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को यहां से रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब ये देखते हैं बेटा कि कितने दिन आपके पास अवेलेबल हैं बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम कब है आपका? 22 जनवरी को है आपका एग्जाम। किसका? पहला एग्जाम रोड एंड बिल्डिंग का क्लास 1 का ना। उससे पहले आपके दिन कितने बचे हुए हैं? तो देखिए अक्टूबर के मंथ से अगर काउंट करते हैं, सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म पे आ गया है, अगर मैं अक्टूबर से काउंट करता हूं तो 31 डेज तो अवेलेबल है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। नवंबर में नियरली 30 डेज अवेलेबल है। देखिए 30 डेज अवेलेबल है आपके पास, किसमें? नवंबर में। और दिसंबर में 20 डेज ही अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे आपके पास सिर्फ 20 दिन अवेलेबल रहेंगे पढ़ने के लिए। लोग बोलेंगे सर मुझे ना इस बीच में दिवाली मनानी है, ठीक है, भाई दूज मनाना है, और भी जितने भी आने वाले त्योहार हैं वो सब मनाना है, क्रिसमस मनाना है, न्यू ईयर मनाना है। मनाओ, वही मना लो पहले, ठीक है, वो जरूरी है। पेपर आ गया है, हर साल आता है, ठीक है, पहले वही मना लो, ठीक है भैया। इस बीच में अगर आप लोगों ने अपना एक भी दिन व्यर्थ किया ना तो शायद आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है, शायद आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। तो भैया ये आपके पास ना
मिनिमम टाइम पीरियड है पेपर को क्लियर करने का कितना, 31, 30 एंड 20 डेज, नियरली मिला के होता है 81 डेज का प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। 81 डेज का प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है, अगर इसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर तो पेपर गया आपका, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्या फॉलो करें हम। देखिए कुछ टाइमलाइन पे लेके आए हूं कि भैया अक्टूबर में हमें कितना पढ़ना है, तो हम अगर 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो सबसे मेजर सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। फिर बचा कहां से भैया, 9 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक आपको जियोटेक फिनिश करना है पूरा पूरा, और फिर 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक सर्वेइंग फिनिश करना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर, इसमें कितना पढ़ना पड़ेगा वो भी तो बताता हूं आपको, मैंने कहा ना आपको एंड में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो सब आपको एंड में बताऊंगा। अब जैसे 23 को ये खत्म हो गया हमारा सर्वेइंग, फिर 24 से हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, 24 से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है इसका भी, ठीक है। और खत्म कब कर देंगे, 1 नवंबर को खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। 2 नवंबर से स्टार्ट करेंगे आरसीसी, 8 नवंबर को आरसीसी फिनिश। 9 नवंबर से वापस से स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 16 को खत्म कर देंगे बिल्डिंग मटेरियल को, बिल्कुल कॉन्सेक्यूटिवली लगा हुआ है एक के बाद एक। अब आप यहां पे ब्रेक नहीं ले सकते, अगर आपने यहां ब्रेक ले लिया तो एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा बीच में ही, एक सब्जेक्ट आप कर ही नहीं पाओगे एग्जाम तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस समय पे थोड़ा सा दिवाली वाली की छुट्टियों को साइड कर दो, पढ़ने में फोकस कर लो, क्योंकि अगर इस बार दिवाली मना ली तो हो सकता है आपकी नौकरी ना लगे, पर अगर अगली बार आपकी नौकरी लग जाती है, मतलब जनवरी में अगर आपकी नौकरी लग जाती है ना, तो हर दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। अब 17 नवंबर से आप क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, खत्म कर देंगे 23 नवंबर को, और 24 से आप स्टार्ट करेंगे सोम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स, और खत्म कब हो जाएगा, 30 नवंबर को। अब 30 नवंबर को जब ये खत्म हो गया तो दिसंबर में क्या पढ़ेंगे सर, तो आप 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक आप पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आप 8 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक पढ़ेंगे सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जिसके अंदर इंजीनियरिंग इकोनॉमी इंक्लूड रहेगी। और 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब इस हिसाब से आप चलोगे ना, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेबस 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। नाउ अब बालाजी सर ये तो आपने बता दिया क्या क्या पढ़ना है और किस टाइम फ्रेम में पढ़ना है, इसके अंदर कितना पढ़ना है सर वो भी तो बता दो जरा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर दैट वेटेज जरा देख लें कि एग्जाम में वेटेज कितना कितना है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं ना यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज कितना है इस एग्जाम में, तो 14% का वेटेज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, काफी हाई वेटेज है 14% का। नियरली 28 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और मैंने कितनी डेट दी है भैया इसको, 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक का, मतलब मैंने आपको 8 दिन दिए हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। 8 दिन काफी होते हैं ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है। कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग। अगला जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अगेन 14%, सेम 8 दिन दिए गए, बट कहां से कहां तक, 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। तो जो टाइमलाइन पे दिखाया था मैंने आपको, वही चीज यहां पे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दी ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। अगला सर्वेइंग आपका 11% वेटेज, 7 दिन दिए फ्रॉम 17 टू 23 अक्टूबर तक का। अगला स्ट्रक्चरल एनालिसिस 10% का वेटेज है, कितने दिन दिए हैं, 7 दिन दिए हैं, 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का, ठीक है। फिर आपका आता है आरसीसी, दैट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो भैया इसके लिए आपने कितने दिन दिए हैं, तो सर 7 दिन दिए हैं इसके लिए, कब से कब तक, 2 नवंबर से 8 नवंबर तक, ठीक है। फिर अगला आता है बिल्डिंग मटेरियल, 9% का वेटेज है, कहां से कहां तक, 9 नवंबर से 16 नवंबर तक 8 दिन का। अब यहाँ पे आता है भैया कि सर आपने ना आरसीसी में 7 दिन दिए हैं, बट बिल्डिंग मटेरियल में 8 दिन क्यों दिए हैं, भाई बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए आपको 8 दिन दिए कवर करने के लिए, ओके। फिर आते हैं बात फ्लूइड मैकेनिक्स पे 8%, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे 8%। अब दोनों अगर 8% है तो दोनों को सेम डे दिया हुआ है, 7 डेज। देखो 7 डे एक ऑप्टिमम टाइम होता है किसी भी मॉडरेट सब्जेक्ट को खत्म करने का, ठीक है, इतने में आराम से खत्म हो जाता है, डन। अब इसके बाद बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर सीपीएम क्यूएससी, 5% और 3%, इसीलिए दिन भी दिए 7 दिन और 6 दिन, ठीक है। नाउ 7 दिन या 6 दिन में कोई सब्जेक्ट अगर खत्म हो रहा है तो क्या आप पूरा उसको फ्रॉम 0th लेवल से पढ़ सकते हो क्या, नहीं। अगर आपने पहले एक बार पढ़ के नहीं रखा है ना,
तो फिर रिवीजन आपको काफी टाइम मांगेगा, ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ के नहीं रखा। बट आप सबने नर्मदा का पेपर लिखा है, ठीक है, नर्मदा का पेपर आप सबने दिया है, तो नर्मदा का पेपर दिया तो पढ़ के ही दिया होगा ना थोड़ा बहुत, इसीलिए बोल रहा हूं अब रिवीजन का टाइम है। अब ऐसा नहीं कि पहली बार में हम देखेंगे सब्जेक्ट को कि भैया स्टील में क्या क्या होते हैं, कितने क्लॉजेस होते हैं, तब 7 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने नर्मदा का पेपर पढ़ा, पेपर को दे के आए, अभी सब्जेक्ट उनका ताजा ताजा है पूरा, तो उनको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। एनवायरमेंटल की बात करें तो भैया मेरे हिसाब से 5 से 7% का आना चाहिए, क्योंकि अभी तक आया नहीं था, इसीलिए यहां पे अप्रॉक्स लिखा हुआ है। कितने दिन दिए हैं, 7 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पहले 9% का आया करता था, बट अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि भैया कितने दिन है, कितना परसेंट है सब्जेक्ट का वेटेज, और आपको कब कब पढ़ना है, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक पढ़ना है, ठीक है। अब ये बात तो होगी कि सर कब से कब तक पढ़ना है, ये बता दिया आपने, क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आप सबके लिए क्या आया हूं, क्या ईच सब्जेक्ट डिटेल प्लान। मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं लिखा कि भैया सीपीएम में कितना पढ़ना है, एनवायरमेंटल में कितना पढ़ना है। एक कॉमन प्लान सिंपल रखते हैं, कीप इट सिंपल। सिंपल जैसे रख दोगे आप प्लान को ना भैया, आपका इजीली कंप्लीट होना शुरू होगा, ठीक है। अब सर एक सब्जेक्ट मान लो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, तो कैसे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ के खत्म कर दिए थे, कब, नर्मदा के पेपर में, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, 3 से 4 दिन अभी भी बचे हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको एक बार देख लेना है। रिवीजन जब आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, सबसे पहले आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे पूरा का मतलब होता है भैया, स्टार्ट करेंगे हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से, खत्म कहां पे करेंगे हम लोग, ब्रिज इंजीनियरिंग पे खत्म करेंगे पूरा। अब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बच्चों को ना एक पर्चा पकड़ा देते हैं भैया कि एक पर्चे में सर्वेइंग कंप्लीट। भैया वो तो किताबें आती हैं इतनी मोटी मोटी, ठीक है, जो थ्योरी बुक्स आती हैं इतनी मोटी मोटी, वो लोग पागल थे क्या कि उतना बड़ा आपको देखे गए पूरा कॉन्सेप्ट। अगर एक ही पेज में कॉन्सेप्ट आ जाना था तो उतनी मोटी बुक बनाने का सेंस क्या था। बात समझ में आ रही है। तो भैया जो भी इंस्टीट्यूट आपको एक पन्ने का दे रहा है ना सामान, समझ जाओ कि उस एक पन्ने में आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, हद से कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है ना उसका 1/4 कर दीजिए परसेंटेज में, 1/4 सीधा। अगर आपका 8% का वेटेज है, 2% मार्क्स आपके आ सकते हैं, पर्टिकुलरली उस एक पर्चे से पढ़ाई करके, ठीक है। देखो हम लोग क्या, जब हम लोग बैच रन करते हैं ना 6 महीने का या 1 साल का बैच, क्यों हम लोग इतना लंबा बैच रन करते, कारण है उसका। 3 महीने में हम भी खत्म कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है, बट हम नहीं करते हैं। क्यों? आपने हमको एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अमाउंट दिया है, ठीक है। अब आपने तो अपना काम कर दिया, बट हमारे एंड से क्या काम रह गया, आपको बहुत आराम से डिटेल में पढ़ाना, हर चीज को इन डिटेल में पढ़ाना, ताकि आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपसे बने, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, 3 महीने का बैच लॉन्च कर देते हैं कई इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में तो 8 घंटे की क्लास चल रही है भैया, 8-10 घंटे की क्लास चल रही है एक दिन में। अब होता क्या है, उनका काम है सिर्फ सिलेबस खत्म करना, वो आपका 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, बट आप अपने तरफ से कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे भाई, ठीक है। आप अपनी तरफ से सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ के आ रहे हो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, घर पे आके रिवीजन का टाइम बचा क्या, बताओ मुझे, बचा क्या? नहीं बचा ना। तो भैया जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना, जब तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर होने ही वाला ही नहीं है, ठीक है, हो ही नहीं सकता आपका बिना खुद की सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है पूरे के पूरे एक करिकुलम में, ठीक है। तो भैया जो भी लोग 3 महीने का बैच लॉन्च करते हैं ना, वो महाबेवकूफी है, ठीक है, आप बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने में इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस को कवर कर सकता है, आपको रगड़ सकता है पूरा दिन पढ़ा के, ठीक है, बट आपके एंड पे वो सब्जेक्ट कभी भी रिवाइज नहीं हो पाएगा। खुद सोच के देखो ना यार, 11-12 सब्जेक्ट हैं, अगर 12 सब्जेक्ट को, अगर एक सब्जेक्ट को अगर अच्छे से एक फैकल्टी को पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाने की बात कर रहा हूं, अच्छे से मतलब जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जीपीएससी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ाना है, तो 15 डेज एटलीस्ट लगेगा एक सब्जेक्ट को खत्म करने, 15 दिन एटलीस्ट, कि अगर रोज 2 से 3 घंटे क्लास चल रही है तब जाके 15 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म होता है। तो अगर मुझे 11 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट खत्म करने, तो एनी हाउ 6 महीना तो लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद नॉन टेक अलग से। तो भैया 3 महीने में कैसे कंप्लीट करवा सकते हो आप, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। और जो कंप्लीट करवा रहा है वो बच्चों के साथ
और उनके करियर के साथ, किसके, बच्चों के करियर के साथ खेल रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो ये गलत है भाई। तो आप लोग को ही बोलता हूं भैया, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया है तो उसको 4 रुपए के बराबर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा मत कर दो कि आपने 1 रुपया भी ले लिया और फैसिलिटी दे दी उसको 25 पैसे के बराबर, ठीक है। बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बच्चा जैसा आया था वैसे के वैसे वापस चला गया, 3 महीने के बाद पैसा डूब गया बच्चे का, बच्चा जाके फिर प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बात को समझिए मेरी। अब आपने जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म किया, थ्योरेटिकल मतलब पूरा कॉन्सेप्ट खत्म किया, अब आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से, हमने आपके लिए पीवाईक्यू ऑलरेडी लॉन्च करके रखा हुआ है, वहां से आप लगाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहां से, पीवाईक्यू से। अच्छा, काफी बच्चों का एक आ रहा है कि सर पीवाईक्यू का थोड़ा सा प्राइस कम कर दिए। देखो पीवाईक्यू के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू में ना सब कुछ है आपके लिए, फॉर्मूला है, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ऑलरेडी जितने पेपर्स अभी तक कवर हुए सितंबर तक के उन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का है, ठीक है। तो प्राइसिंग उस हिसाब से काफी अच्छी है, ठीक है। दूसरे पीवाईक्यूज जो मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कुछ नहीं है भाई, जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं है, मॉक पेपर नहीं है, ठीक है, ओएमआर शीट नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियोस नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला बुक नहीं है उसके अंदर, तो वैसे पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं 550 रुपए में मार्केट में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमने काफी फैसिलिटी देके रखी है। फिर भी ठीक है, कुछ दिनों में आपके लिए ऑफर आएगा पीवाईक्यू का, ठीक है। दशहरा ऑफर आएगा आपके लिए पीवाईक्यू का, वहां पे आप पीवाईक्यू को थोड़ा कम दाम पे खरीद पाएंगे अगर आपको खरीदना है तो, ठीक है। अगला, अब यहां पे हमारा इंस्टीट्यूट ना हमारे बच्चों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सीरीज ओपन करके रखता है अपने ऐप पे, ठीक है। यहां पे 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस टेस्ट बने होते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, फिर वो जाएगा कहां पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जो थोड़े से टफर लेवल के होंगे एज कंपेयर टू पीवाईक्यू के। जैसे उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाया, अब यहां पे कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो चुका है। अब इससे थोड़ा टफ लेवल पे पहुंचेंगे कहां पे, असाइनमेंट, मिड सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल सब्जेक्ट टेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इतना लगाना ही लगाना है हर स्टूडेंट को विद इन दैट प्लान कि 7 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर इतना लगाना है। और इतना लगता है भाई, इतना फिजिबल है, कोई बहुत बड़ा मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज नहीं देने जा रहा हूं। असाइनमेंट में 15 क्वेश्चन होंगे, फुल सब्जेक्ट टेस्ट में आपके 30 से 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मिड सब्जेक्ट टेस्ट से 25 क्वेश्चन होंगे। तो बड़े सिस्टमैटिक वे में डिजाइन किया गया है कि हर बच्चा इसको ऑप्टिमम टाइम में दे पाए। तो आपको सिर्फ इतना प्लान अभी के लिए एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही प्लान एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के प्लान इतना एग्जीक्यूट कर दो, कहां तक, 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक इतना एग्जीक्यूट कर दो हर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हम लोग आपके लिए फिर से ओपन करेंगे टेस्ट सीरीज। देखो हमने पिछले बार भी टेस्ट सीरीज दी, काफी अच्छा रिस्पांस था बच्चों का और बच्चों को भी काफी फायदा हुआ। टेस्ट सीरीज अब आपको यहां पे लगानी पड़ेगी, मैंडेटरी ये टेस्ट सीरीज लगाना, इससे आप पीछे नहीं भाग सकते। अगर इससे पीछे भाग गए तो सिलेक्शन से भी पीछे भाग जाओगे आप, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाना है। अब जैसे टेस्ट सीरीज लगा दी, अब आपको ओएमआर देंगे हम हमारी पीवाईक्यू के अंदर। हमारे ओएमआर्स अवेलेबल रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के अंदर ही। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक परचेस करोगे ना, उसके अंदर ही ओएमआर शीट्स रहती हैं। आप उसको फाड़िए और आप पूरा पेपर दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, हमने आपको बारकोड प्रोवाइड किया है पीवाईक्यू के अंदर ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के अंदर, जिसका फॉर्मेट डिट्टो आपके जीपीएससी के फॉर्मेट के हिसाब से है, ठीक है, बिल्कुल जीपीएससी के फॉर्मेट के हिसाब से। तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू दी ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट से पहले आपको टेस्ट सीरीज लगा लेनी है, ओएमआर के थ्रू आपको अपने मॉक पेपर को लगा लेना है। अब इसके बाद आएंगे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जो आप लोग को पता ही है काफी फेमस है, हर बार आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। तो यहां पे आपके लिए आएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। जब आपने इसको पूरा देख लिया, अब आपके लिए एक डेट मैं अनाउंस करूंगा आके, ठीक है। मैं नवंबर में वापस से आऊंगा आपके सामने और आपको आके एक डेट अनाउंस करूंगा जिसमें हम लोग ऑफलाइन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट करेंगे, मेगा लेवल पे किया जाएगा। मेगा लेवल पे काफी बच्चे आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। हर बच्चा आके दे सकता है, ठीक है। जब वीडियो लेके आऊंगा, प्राइस बताऊंगा, तो आप बोलोगे सर इतना कम प्राइस, बट हाँ प्राइस तो रहेगा, क्योंकि टेक इट फॉर ग्रांटेड ना हो जाए चीजें, ठीक है। आपके लिए एक मिनिमम प्राइस रहेगा। आप सबके सब आइए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए और बहुत अच्छे से यहां बैठ के देखिए कि भैया क्या एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ एनरोल हैं हमारे रेगुलर कोर्सेज में, उनके लिए ये ऑफलाइन टेस्ट फ्री रहेगा, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ रिकॉर्डेड बैच में
एनरोल हैं उनके लिए भी ये पूरा ऑफलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, जो बच्चे एनरोल नहीं हैं वो बच्चों के लिए एक मिनिमम अमाउंट रहेगा, कितना रहेगा वो बताऊंगा आपको। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया आपने कब तक भैया, आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम अगर 22 जनवरी को, मैं बोलता हूं 20 जनवरी तक भी अगर आपने सब कर डाला ना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तय है, ये बात तय है। मैं क्यों बोल पाता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने इस एग्जाम को क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, मैंने कई स्टेट्स के पीएसयू क्लियर किया हुआ है, इसीलिए मैं जानता हूं कि भैया ये एग्जाम कैसे निकल सकता है। ठीक है, इसीलिए इस बार आपके लिए 3 महीने पहले टाइम टेबल लेके आया हूं कि अगर आपने इसको ढंग से फॉलो कर लिया ना तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। ठीक है, तो भैया इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सब के लिए एक अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं। ठीक है, अगले वीडियो के लिए अनाउंसमेंट पहले से करके जा रहा हूं आपके लिए। क्या? वी आर गोइंग टू अनाउंस अ 6 months बैच। कौन से एग्जाम के लिए? रोड एंड बिल्डिंग का एग्जाम जो आपका अप्रैल में आने वाला है, इसके लिए आपका 6 months का बैच लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, पूरी डिटेल अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगी कब से लॉन्च होने वाला है बैच। ठीक है, 6 months का बैच रहेगा R&B का अप्रैल वाला पेपर। ठीक है, किसके लिए? अप्रैल वाले पेपर के लिए। तो कोई बच्चा भी ये ना सोचे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि 3 महीने में सिलेबस नहीं होता, भाई 3 महीने में नहीं हो सकता, पर 6 महीने में तो इजीली हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो 6 महीने में आपका सिलेबस अप्रैल तक हो जाएगा। हाँ, जो रोड एंड बिल्डिंग का जनवरी वाला पेपर है, वहां तक अगर कोई बच्चा बिल्कुल नया जैसे अभी तक कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपका 60 to 70% सिलेबस लाइव में खत्म हो जाएगा, बाकी हमारी मेंटरिंग में खत्म कर देंगे हम आपका सिलेबस। ठीक है, तो इतना अश्योरिटी मेरी तरफ से कि आपका 60 to 70% सिलेबस अप टू जनवरी इस बैच में खत्म हो जाएगा, और जो बचा हुआ सिलेबस है वो मेंटरिंग के थ्रू खत्म कर दिया जाएगा अप टू जनवरी तक। ठीक है, तो यहां पे अब आपके लिए 6 months का बैच भी अवेलेबल होने वाला है। क्या डिटेल्स होगी उसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।